स्वागत है आपका एक बार फिर। और अब बारी है खिलाड़ी नंबर 1 के नतीजों की। इस हफ्ते शानदार कमाई हुई है हमारे सभी खिलाड़ियों की, और आइए उस पर नजर डालते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं फाइनल नतीजा। इस हफ्ते आनंद राठी के नीलेश जैन बाजी मारते हुए आपको नजर आएंगे और इन्होंने कमाई की तकरीबन 26% के रिटर्न के साथ। अच्छा मुकाबला था इस हफ्ते के दौरान, अच्छी कमाई हुई, ढेर सारे शानदार कॉल्स हमारे सभी खिलाड़ियों ने दिए और फाइनली बाजी मारी नीलेश ने। शानदार कॉल इन्होंने लिए, शानदार पिक्स खास तौर पे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर से जुटाते हुए ये नजर आए थे। नीलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, बहुत बहुत बधाई आपको इस जीत पर। धन्यवाद प्रदीप जी। बिल्कुल, एक्चुअली अगर देखें तो ओवरऑल ये सप्ताह काफी वॉलेटाइल था, तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी। मार्केट काफी वॉलेटाइल थे, दिग्गज शेयरों में काफी दबाव दिख रहा था। वहीं सबसे अच्छी चीज ये रही कि मिड कैप स्मॉल कैप में हमको काफी अच्छा रुझान देखने को मिला। बहुत सारे सेक्टर स्पेसिफिक मूव थे, काफी स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं वहां पे हमको इस चीजों का फायदा हुआ है। ओके, तो हालांकि आपका मुकाबला आज पूरा हो रहा है। आपने काफी शानदार कमाई की केईसी इंटरनेशनल में, दीपक नाइट्राइट, एलेंबिक फार्मा, जेके पेपर, एम्फेसिस, ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जहां पर आपने इस हफ्ते के दौरान 5.5% तक कमाया। अगर आपको अगले हफ्ते खेलना हो, इस पोजीशन को आगे बढ़ाना हो, तो इनमें से कौन सी वो पोजीशन है जो आप लेकर अगले हफ्ते जाने की राय देंगे? इन सारे स्टॉक्स में अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो मूव एक्सपेक्टेड था वो आ चुका है। फिलहाल तो इन सारे शेयरों में से एक स्टॉक जो अभी भी हमें काफी अच्छा लगता है वो है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट पे हमारा कन्विक्शन अभी भी बना हुआ है, कंटिन्यूस एक हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। हमारा ये मानना है कि इसके अंदर अपनी लॉन्ग पोजीशन अभी भी होल्ड कर सकते हैं। गिरावट पे फिर से बाय के बारे में सोचना चाहिए। ओवरऑल हायर साइड में हमारे एक्सपेक्टेशन है कि 580 to 600 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड में 510 तक का अगर डाउन साइड मिलता है तो वहां पे फिर से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। जी हाँ, नीलेश जी, आपकी पसंदीदा जो स्टॉक है वो बाजार को भी बहुत अच्छा लगता है। आपने रिकॉर्ड हाइज दीपक नाइट्राइट में आते हुए देखे। इसके अलावा आप कोई अपनी राय व्यक्त कीजिए किसी लार्ज कैप स्टॉक पर जिस पर आप नज़र रखते हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको चार्ट्स पर कैसा लगता है? सन फार्मा, लुपिन, जहां पर आज आप दोबारा रैलीज देखते हुए दिख रहे हैं चार्ट्स पर, इन पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। बिल्कुल सरन जी, इनफैक्ट मैं एचयूएल के बारे में ही बोलने वाला था। एचयूएल चार्ट पे हमें काफी अच्छा लगता है। तो गिरावट हमने देखी थी रिसेंट टाइम में, वहां पे एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। तो मेरा ये मानना है कि कंजम्पशन स्पेस में एफएमसीजी स्पेस की बात करें तो ओवरऑल यहाँ से एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थोड़ी नतीजे इसके में खराब रहे थे, उसका इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ से एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 200 मूविंग एवरेज को पीसेस में क्रॉस करके उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। 2200-2300 तक के टारगेट हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एचयूएल में। 2000 के नीचे जब तक नहीं जाता है 2000 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बरकरार रखना चाहिए। फार्मा स्पेस से टोरेंट फार्मा एक काउंटर है जहाँ पे हम ज्यादा कन्विक्शन हमको लगता है। वहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन फॉर्म हो रहा है। हाई साइड में 2600 तक लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सन फार्मा भी हमें चार्ट पे अच्छा लगता है। एक दिग्गज कंपनी है फार्मा स्पेस पे। यहाँ पे 480-490 का एक हर्डल है। जैसे वो लेवल पार होगा 500 के पार जाता हुआ दिखेगा। 450 के आसपास एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल एक रिवर्सल ऑन द कार्ड है। नेक्स्ट वीक के लिए अगर बात करें तो फार्मा एंड एफएमसीजी, ये दो स्पेस पे फोकस करना चाहिए। मार्केट में अगर करेक्शन होता है तो वहां पे कहीं ना कहीं डिफेंसिव स्पेस पे हमको बाइंग आते हुए देखने मिलेगी। बिल्कुल, तो फार्मा और एफएमसीजी पे अगले हफ्ते के लिए नजर रखेंगे और ये स्टॉक्स जिनकी बात नीलेश यहाँ पे कर रहे हैं। नीलेश, आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। अगले दौर में फिर मिलेंगे आपसे महीने के आखिर में, और तब ऐसे ही कुछ और शानदार कॉल्स की अपेक्षा रहेगी। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद चाय पे चर्चा जारी है, आप कहीं जाएगा नहीं। स्वागत है आपका एक बार फिर चाय पे चर्चा में, और हमारे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी भी जुड़ने वाले हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे। बाजार पे क्या देख रहे हैं वो हफ्ते के आखिरी दिन। आज हमने जो बाजार में कमजोरी आते हुए देखी है, खासतौर पे बैंकिंग स्टॉक्स में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्यूरियस है। क्यों, मैं बताऊं आपको। देखिए, आज 10 साल के बॉन्ड की यील्ड बॉन्ड मार्केट में 6% के नीचे आ गई। नीरज, मेरे ख्याल से
हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमने आज आते हुए देखा है। 6% के नीचे बॉन्ड यील्ड के आने का मतलब क्या है? दो चीजें यहाँ पर हैं, एक बॉन्ड मार्केट और शायद जो संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं, इक्विटी मार्केट भी थोड़ा थक गया है स्टिमुलस का इंतजार करते करते। और यही वजह है कि जब शुरुआत में हम ये लगातार अपडेट दे रहे थे कि सरकार स्टिमुलस पे काम कर रही है, तो बॉन्ड की जो 10 साल की यील्ड है वो 6.2 के नीचे नहीं जाती थी और अब ये 6 के नीचे आ गई। तो इसका मतलब कि बाजार ने ये अब ये अंदाजा लगाया है कि शायद स्टिमुलस बहुत ज़्यादा बड़ा डेफिसिट बढ़ाने वाला नहीं है, या थोड़े आराम से आएगा, वक्त लगेगा, टुकड़ों में कुछ आएगा। और इस वजह से जो सरकार का घाटा बढ़ने का डर कहीं बॉन्ड मार्केट में था वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये अच्छे संकेत नहीं है शेयर बाजार के लिए। जब बॉन्ड की यील्ड इस तरह से गिरती है तो वो दरअसल इकोनॉमी में मंदी का संकेत माना जाता है। और दूसरी बात जो बॉन्ड डीलर्स बता रहे हैं और कुछ एक एफआईज अपनी रिपोर्ट्स में भी लिख रहे हैं, उनको तकरीबन 75 बेसिस पॉइंट यानी 3/4% तक यहाँ से और रेट कट की उम्मीद आने वाले कुछ पॉलिसीज के अंदर या कुछ महीनों के अंदर दिखाई दे रही है। इस समय तो पॉलिसी का इंतजार भी करना बहुत भारी होता है, तो कभी भी आपको अगर बाजार की हालत बिगड़े या इकोनॉमी की बुरी खबरें दिखाई दे तो शायद कोई फैसला होता हुआ दिख जाए। तो यहाँ से भी 3/4% रेट कट का अनुमान और बॉन्ड डील में ये गिरावट जो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट के सेंटिमेंट पर भी साफ तौर पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक टायर्ड बुल लिक्विडेशन, इंटरेस्टिंग वर्ड है जो वीरेंद्र यानी वीरू इस्तेमाल कर रहे थे 3 दिन पहले, वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। ये बड़ा अच्छा शब्द आपने यूज किया, टायर्ड बुल लिक्विडेशन जो है, ये कुछ है। लेकिन प्रदीप, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को अगर आप थोड़ा सा बड़ी पिक्चर के तौर पर देखें, जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब इसमें एक चैलेंज ये है कि ये रिजल्ट सीजन चल रहा है, इसमें बहुत सारे नतीजे जो आ रहे हैं उसके साथ मैनेजमेंट की कमेंट्रीज आ रही हैं जो पीछे चली जाती हैं। उसको क्योंकि हम लोग नंबर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो वो कह रहे हैं उनकी बात को अगर हम डिजिटाइज कर सकें तो शायद नंबर से ज्यादा खतरनाक दिखेंगे आपको। वो ज्यादा मार्केट में लोग अब जो Q2 की बात कर रहे हैं, जो आपको याद होगा रजनीश कुमार जी ने कहा कि Q1 तो निकल गया, ये तो पार हो जाएगा, Q2 में आपको बहुत ज्यादा खराब पिक्चर दिखेगी। तो ब्रॉडर मार्केट में लोगों की चिंता ये है कि आरबीआई और सरकार कितना करेगी, क्योंकि पैकेज अभी दे देंगे तो जब लॉकडाउन के करीब पहुंचेंगे, जब वो खुलने वाला होगा तो और चाहिए होगा। तो असेसमेंट करना बड़ा मुश्किल है, पहला ये लग रहा है मुझे। और दूसरा मुझे लग रहा है कि लिक्विडिटी की कमी नहीं है, सिस्टम में भरी पड़ी लिक्विडिटी, बैंक दे नहीं रहे, और दे तो वो किस आधार पर देंगे, उनको भी तो डर है। क्योंकि अगर आप तमाम रिपोर्ट पढ़िए तो वो ये कह रही है कि जिस स्थिति में इकोनॉमी है, सिस्टम में बैंकों का पैसा लेकिन वो देंगे नहीं। तो ब्याज बहुत कम करके भी मुझे लगता है कि उससे कोई बहुत लाभ होगा नहीं, अनलेस की बैंक देने के लिए तैयार हो। इसके लिए वो जो पैकेज वाली बात है आपकी, वहां सरकार को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जब तक कोई ये ऐसा कदम नहीं उठाती जिससे इंडस्ट्री को ये भरोसा जगे कि हमारा धंधा चलाने के लिए सरकार हमें मदद देगी। आप उसको ऐसे समझिए कि मेरी EMI अगर 3 महीने के लिए आपने टलवा दी है तो उससे मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 3 महीने बाद मुझे देनी है पूरी, और वो 3 महीने बाद मेरे पास कहाँ से आएगी, क्योंकि धंधा पानी में तो है नहीं। तो उसका कोई व्यवस्था, उसकी कोई जुगाड़ सरकार को करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये समस्या बनी रहेगी। लेकिन मार्केट में आज जो मुझे दिख रहा था कि सेक्टर्स के लीडर जो टॉप क्वालिटी वाले स्टॉक्स थे वहां अभी भी बाइंग हो रही थी। तो FMCG तो जितना पूरा इंडेक्स था वो चल रहा था, ज्यादातर इंडेक्स में जो वहां के लीडर स्टॉक्स हैं वहां पे अभी भी लोग मतलब खरीदना थोड़ा कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं। हाँ, जहां पे नतीजे आ चुके हैं और आउटलुक कमजोर, वहां पे थोड़ी लोगों को दिक्कत है। बिल्कुल। तो आप देखिए, जैसे हम कार्यक्रम की शुरुआत में बात कर रहे थे आखिरी सौदा में कि आपने सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स देखे हैं। रिलायंस ने लीड किया, बैंक्स पीछे पांव पे आते हुए, बाद में और गिरावट आई। तो आप जो कमेंट्री की बात कर रहे हैं और आगे आने वाले वक्त का अंदाजा लगाने की कोशिश बाजार में हो रही है, तो ऐसे में दो बातें और नीरज साफ तौर पे चल रही हैं। पहली तो ये कि आपने बिल्कुल सही कहा, मॉरेटोरियम खत्म हो जाएगा मई में, लेकिन क्या मई के आखिर में लोगों के पास पैसे होंगे? देश के बहुत बड़े हिस्से में नहीं। और शायद ही कहीं कहीं कुछ कारोबार शुरू हुए हैं जहां पे शायद लिक्विडिटी की पोजीशन थोड़ी बेहतर हुई होगी, क्योंकि किराने के अलावा, दूध के अलावा और तो कुछ बिकता हुआ आपको दिख नहीं रहा है। तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति में क्या इस मॉरेटोरियम को और बढ़ाने की ज़रूरत है आरबीआई के लिए, ये एक चर्चा शुरू हो चुकी है। और दूसरी ये कि ऐसी स्थिति में क्या अब
अगले रेट कट का काउंटडाउन शुरू होना चाहिए या आरबीआई की ओर से लिक्विडिटी बूस्टिंग जैसे मेजर्स शुरू होने चाहिए? क्योंकि देखिए जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही अजीब है। कल हालांकि एमसीएलआर में कटौती की एसबीआई ने, लेकिन उन्होंने अपने कुछ होम लोन के दरों में बढ़ोतरी भी की है। अभी अभी खबर आ रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने एमसीएलआर में दरअसल इजाफा किया है। तो जिस बैंक के लिए, जिस एनबीएफसी के लिए, जिस कंपनी के लिए फंडिंग कॉस्ट बढ़ रही है, उनके लिए तो जाहिर है कि रेट वो यहाँ से बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो एक रेट है जो सरकारी बॉन्ड का है, एक रेट है जो रेपो रेट आरबीआई बताता है, और एक रेट है जो बोरोवर्स दरअसल जमीन पे दे रहे हैं, और वो तो कहीं कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है बजाय घटने के। ऐसी स्थिति में आगे अगला कदम आरबीआई की ओर से अब क्या होना चाहिए, उसकी चर्चा ऑलरेडी शुरू होती हुई आपको दिखाई दे रही है। क्योंकि राहत देने की बिल्कुल कभी ना कभी आपको ये अंदाजा जो लग रहा है बाजार में कि अगर कोई पैकेज तुरंत नहीं आ रहा है, अगर आपको राहत बहुत वक्त के बाद मिलने वाली है, तो तुरंत के तौर पे, फौरी तौर पे अभी क्या होगा? अगर आप देखें नीरज, एक इंटरेस्टिंग खबर हमने आज सुबह अपने दर्शकों को दी थी कि रोड कंपनीज के लिए कंसेशन बढ़ेगा, टोल ऑपरेटर्स के लिए कंसेशन बढ़ेगा। वो जो कंसेशन का पीरियड बढ़ता है उसका फायदा उन्हें आगे नजर आएगा, लेकिन इन कंपनीज के सामने जो आज लिक्विडिटी की क्रंच है उसको दूर करने के लिए इमीडिएट तौर पे, फौरी तौर पे कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। ट्रेडर्स को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ये बात वो कह रहे हैं जब आप उनसे बात करते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात याद आ रही है। आपको याद होगा हम लोग उस दौर में थे जब आरबीआई थोड़ा थोड़ा ब्याज दर खूब काटता रहता था, तो अक्सर इसी चर्चा में कहता था कि उससे कोई लाभ होगा नहीं, क्योंकि आप जो बहुत थोड़ा सा कटौती चौड़नी करते थे वो गर्म तवे में एक बूंद पानी जैसा होता है। अब समस्या ये आ रही है पैकेज के समय में, अगर आपका लॉकडाउन चलता जा रहा तो इसके बीच में आप कोई भी पैकेज लाइए, इससे कुछ नहीं होगा। मैं अब दूसरी तरफ ले जा रहा हूं कि सरकार को लॉकडाउन खत्म करने के बारे में विचार करना चाहिए बहुत सीरियसली। उसका तरीका क्या होगा, ये बड़े विद्वान लोग वहां डिजास्टर मैनेजमेंट के बैठे हैं कि रेड जोन को आप रोक दीजिए, मुंबई शहर को आप चारों तरफ से घेर लीजिए, बाकी सब खोलिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप चाहे जितने पैकेज देते रहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इकोनॉमी बंद है तो आप जो भी देंगे वो सबका कोई लाभ नहीं होने वाला। तो इकोनॉमी खोलने पे इनको विचार करना चाहिए सरकार को कि आप चाहे वो 30 मई की तारीख हो या 17 मई की हो, मुझे लगता है कि 30 मई होगी, तो 30 मई के बाद आप ये तय कर लीजिए कि आपको इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी, वरना जान है और जहान है कि जो फार्मूला ये बचेगा नहीं कुछ भी, क्योंकि धंधा पानी चलेगा नहीं तो आप पैकेज कितनी बार दोगे और किस किस सेक्टर को दोगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे कोई फायदा होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि अब सरकार को थोड़ा सा इस दिशा में ज्यादा गंभीरता सोचना चाहिए कि पैकेज देंगे ही देंगे आप, साथ में अब लॉकडाउन आप खत्म करेंगे, केवल जहां पे हॉट स्पॉट या रेड जोन वाले शहर हैं आप उनको क्वारंटाइन करिए, उनकी बॉर्डर सील करिए, बाकी सब जगह खोलिए। थोड़ा सा मतलब ये मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको वो थोड़ा सा कोलेटरल रिस्क एक लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कब तक इंतजार करेंगे ये किसी को अंदाजा नहीं है। और मैं आपको बताऊं, चाइना की सुबह आप रिपोर्ट पढ़ी, सारी मीडिया में थी कि वहां पे रिगेन हो रहा है, जो ठीक हुए लोग हैं उनमें भी 15% तक फिर से हो रहा है। तो ये एक ऐसा फ्लू है जिसके बारे में अभी बड़ा प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। जी हाँ, लेकिन तो इस वक्त हमारा जो फॉर्मूला चल रहा है उसके मुताबिक अगर ऑरेंज जोन में 21 दिनों तक कोई पेशेंट नहीं मिला तो वो भी ग्रीन हो जाएंगे, या 30 तारीख तक की आप जो बात कर रहे हैं तब तक अगर ये उम्मीद करें कि वहां पे भी आंकड़े इंप्रूव होंगे तो आपको काफी बड़ा हिस्सा देश का ग्रीन जोन में जाता हुआ नजर आएगा, और वहां पे तो लाइफ तकरीबन सामान्य हो चुकी है, हर तरह की छूट करीब करीब मिल चुकी है। हाँ, कुछ एक प्रिकॉशंस चल रहे हैं जो कि शायद अगले कई महीनों तक पूरे देश में चलते रहेंगे। नीरज, हाँ प्रदीप, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि हम लोग केवल डेटा देख रहे हैं, नंबर की 55,000 नंबर हो गया, 56,000 नंबर हो गया, नंबर का विश्लेषण होना चाहिए, नंबर की क्वालिटी पे भी बातचीत होनी चाहिए कि जो नए पेशेंट्स आ रहे हैं ये कौन है। अगर आप गौर से देखें नंबर, तो ये नए पेशेंट्स वो हैं जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे सीआईएसएफ के हमारे जवान हैं जो डायरेक्ट उस एरिया में काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि ये नॉन लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। मतलब हमारा नंबर उस तरह से नहीं खराब हो रहा है जिस तरीके से बाकी जगहों पे हुआ था, तो इसलिए हम ओपन अप करने का रिस्क ले सकते हैं। ग्रीन जोन जहां पे उसको पूरा खोल दीजिए, आप उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन मत रखिए, क्योंकि हमको पता है कि जहां पे इन्फेक्शन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। अब इसलिए नंबर के साथ क्वालिटी ऑफ नंबर से भी बातचीत होनी चाहिए और वो भी देखना चाहिए।
बिल्कुल, तो उसका इंतजार है फिलहाल बाजार को। और लेट्स होप कि जैसे नीरज बता रहे हैं, जब स्थिति सामान्य होगी उसके बाद अंदाजा लगेगा पूरी तरह से कि कितना मदद की जरूरत है किस सेक्टर को, और फिर आपके सामने एक पैकेज की रूपरेखा शायद आएगी। फिलहाल तो बाजार थोड़ा सा थक रहा है कि अभी तक कुछ क्यों नहीं आया। वक्त है इजाजत लेने का आप सभी से, और उम्मीद करें कि ये वीकेंड आपके लिए काफी शानदार रहेगा। और हमारे CNBC आवाज के सभी दर्शकों को संडे को मदर्स डे है, तो हैप्पी मदर्स डे। नमस्कार।